हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा जो ये लेक्चर है वो होने जा रहा है क्लास 9th सैनिक स्कूल के बच्चों के लिए, और इसके साथ साथ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सीएचएस के बच्चों के लिए भी होने वाला है। इससे पहले पिछले चैप्टर में हमने सेल के बारे में पढ़ा हुआ है, और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है वो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, बात करें रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल की, तो ये एक बहुत ही, मैं नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ा टॉपिक है आपके लेवल पे, बट हाई क्लास में ये बहुत ही बड़ा टॉपिक हो जाता है। ठीक है, लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले आपको अपने बेसिक क्लियर होने चाहिए, यानी कि जो आपने 5th में 6th में 7th में पढ़ा होगा वो आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। लेकिन कंडीशन ये है कि आप में से कुछ बच्चों को ये जो प्रीवियस क्लासेस के जो टॉपिक्स हैं वो आपको आते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें नहीं पता है कि प्रीवियस क्लास में जो भी टॉपिक उन्होंने पढ़े हैं, जैसे प्लांट्स के बारे में, जो भी उसके पार्ट्स होते हैं उसके बारे में, इसके अलावा ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में, तो इन सब चीजों के बिना आप रिप्रोडक्शन को समझ नहीं सकते। यानी कि आपके पास जो प्रीवियस क्लास का जो बेसिक नॉलेज है वो होना कंपलसरी है, नहीं तो कुछ चीजें आपके सर के ऊपर से चली जाएगी। ठीक है, इसी कारण से इस चैप्टर के अंदर हम जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल, इस चैप्टर के अंदर हम बेसिक को पहले कवर करेंगे, फिर हम रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे। तो हो सकता है कि ये जो चैप्टर है बहुत बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है और आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी, यानी कि आपके बेसिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हैं, तो आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे पूरा देखिएगा। ओके, जैसा कि आपको पता है कि हम चल रहे हैं सैनिक स्कूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी ये जो सिलेबस है सीएचएस यानी कि सेंट्रल हिंदू स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आरएचएस के लिए, आरएमएस के लिए, दोनों के लिए ही सेम है। बस कुछ चीजें टॉपिक ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी सारे टॉपिक आपको दोनों ही सिलेबस में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम फॉलो कर रहे हैं सैनिक स्कूल का ऑफिशियल सिलेबस, जिसके अकॉर्डिंग हमने अभी तक कवर किया है फॉसिल फ्यूल, कंबशन एंड फ्लेम, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और आज जो हमारा चैप्टर होने जा रहा है वो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, आज इस चैप्टर को, इस टॉपिक को हम स्टार्ट नहीं हो सकता कि टॉपिक आज स्टार्ट ना हो, क्योंकि आज हम बेसिक कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास आपको पता है कि 25 चैप्टर्स हैं, और 25 चैप्टर्स को हम एक करके कवर करने वाले हैं। तो अभी हम 4th पे चल रहे हैं। बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो लर्निंग्स में देखते हैं कि आज हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहली बात इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन होगा इस चैप्टर का। ठीक है, जो कि मैंने पहले बता चुका हूं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम प्लांट्स एंड पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स में उनके न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, और फिर प्लांट में रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। आपको मैं पहले याद दिला दूं कि इस चैप्टर के अंदर हम पूरा बेसिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको इस बात की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपने अगर पिछली क्लासेस अच्छे से नहीं पढ़ा, या फिर हमने पिछली क्लास में साइंस को अच्छे तरीके से नहीं समझा है, तो आपको इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन से पहले, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और एनिमल से पहले आपको प्लांट्स के बारे में पता होगा। इसके बाद हम एनिमल्स के बारे में चलेंगे, पहले हम प्लांट्स के बारे में आज पढ़ेंगे। तो प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स एक्चुअली में होते क्या, चलिए समझते हैं। सबसे पहली बात, प्लांट को कहा गया है मोस्ट इसेंशियल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म का पता है कि क्या होते हैं। ठीक है, आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, लिविंग के बारे में आपको पता है, जो चीजें ग्रो कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उन चीजों को हम लिविंग कहते हैं। ऑर्गेनिज्म जिसके पास लाइफ प्रेजेंट है, यानी कि जिसके पास जीवन है, उसे हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, अब इसे मोस्ट इसेंशियल क्यों कहा गया है, ये टर्म इसे क्यों दिया गया है प्लांट को। देखिए, ये जो मोस्ट इसेंशियल जो टर्म दिया गया है, ये हमारे रेफरेंस में दिया गया है। जैसे मान लीजिए, अगर हम एक टाइम पे अज्यूम करें कि अगर आप मान लो कि आपके आसपास कोई पेड़ ही ना होते, तो हमारी दुनिया कैसी होती। ठीक है, आपके पास खाना कहां से आता, आप जीते कैसे। अगर प्लांट्स नहीं होते तो आपका जो सर्वाइवल है वो पॉसिबल ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि फर्स्ट आपको उस ऑक्सीजन नहीं मिलती। ठीक है, फूड भी नहीं मिलता। ठीक है, आपको खाने के लिए नहीं मिलता, सांस लेने को नहीं मिलता। जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो कौन फुलफिल कर रहा है, प्लांट फुलफिल कर रहा है। इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, मोस्ट इसेंशियल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर में हम प्लांट्स और एनिमल के बेसिक टर्म को क्लियर करने वाले हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा, तो आपको ये समझना होगा। ठीक है, मोस्ट इसेंशियल लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है प्लांट। ओके, क्या करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस टाइम पे तो हम लोग ब्रिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन एंशिएंट टाइम में जो प्लांट्स होते थे वो शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और वैसे भी प्लांट जो है आज भी, अगर हम
ह्यूमंस की बात ना करें तो बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको शेल्टर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जो प्लांट है वो क्या करता है, घर प्रोवाइड करता है। शेल्टर मतलब घर समझ सकते हैं, ठीक है। सोर्स ऑफ फूड है प्लांट, क्यों? क्योंकि जितने भी फूड के सोर्स, जितना भी फूड हमें मिलता है उस किसके थ्रू मिलता है, वो हमें मिलता है प्लांट्स के थ्रू, ठीक है। तो प्लांट जो है उसका मेन पॉइंट क्या है कि मोस्ट एसेंशियल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्या क्या करता है, सोर्स ऑफ फूड है, ठीक है, प्रोवाइड शेल्टर करता है, इसके अलावा क्या करता है, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ठीक है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया इसकी बेसिक अब प्लांट के बारे में। बाकी आपको प्लांट के बारे में पता है। बात करें कितने टाइप्स के प्लांट होते हैं, बेसिक में बात करते हैं तो सबसे पहले आपको बता दें कि 5 तरह के प्लांट होते हैं, जिसमें से 3 तरह के आपने मोस्टली सुने होंगे, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। इसके अलावा क्रीपर्स होते हैं और क्लाइंबर्स होते हैं, ठीक है। अगर आपने ये 2 टर्म नहीं भी सुने तो कोई बात नहीं, बाकी आपको हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज के बारे में पता होगा। तो ये होते हैं 5 तरीके के प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स के टाइप होते हैं। हर्ब्स किसे कहते हैं, स्मॉल प्लांट विद नॉन बॉडी स्टेम। अब उसका जो तना होता है, ठीक है, जो ऐसे प्लांट जिसका तना नहीं होता उसे किसकी कैटेगरी में रखते हैं, हर्ब्स की कैटेगरी में। जैसे आपने ग्रासेस देखी होगी, ठीक है, उसका तना कैसा होता है, नॉन बॉडी होता है, लकड़ी का नहीं होता, ठीक है, उसमें लकड़ी नहीं होती, नॉन बॉडी होता है, उसको हम क्या कहते हैं, श्रब्स कहते हैं, ठीक है, सॉरी हर्ब्स कहते हैं। उसके बाद कौन सी कैटेगरी आती है, श्रब्स आती है। ये क्या हो जाता है, मीडियम, ठीक है, ब्रूसी प्लांट विथ मल्टीपल बॉडी स्टेम। इसमें आप प्लांट में देख पा रहे होंगे कि छोटी छोटी पतली पतली स्टेम्स हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, श्रब्स कह रहे हैं। और वहीं आप ट्रीज में देखेंगे तो जो ये स्टेम है ये बहुत ही टफ हो जाती है, ठीक है, बहुत ही टफ हो जाती है, जिसको हम ट्रंक बोलते हैं बाद में। तो ट्रीज में क्या होता है, ट्रंक प्रेजेंट होता है, इसकी जो स्टेम होती है वो ट्रंक में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि वुड स्टेम होती है, सिंगल वुड स्टेम, बहुत ही बड़ा प्लांट होता है ट्री, ठीक है। सो ये होता है ट्री। इसके अलावा क्रीपर्स और क्लाइंबर्स होते हैं। क्रीपर्स क्या होता है, जो रेंगते हैं। जैसे आपने बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे जो कि जमीन पे फैल जाते हैं। जैसे आपने पंपकिन को देखा होगा, अगर आपने पंपकिन को आपने अगर कहीं पे शो किया है तो वो क्या करेगा, जब ग्रो होगा तो वो पूरे एरिया में फैल जाएगा, ठीक है, पूरे एरिया में फैल जाएगा। तो इस तरीके के प्लांट जो कि पूरे एरिया में फैल जाते हैं ग्रो करते करते करते, उसे हम क्या कहते हैं, क्रीपर्स कहते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि क्लाइंबिंग करते हैं। क्लाइंबिंग का मतलब है कि किसी चीज पे चढ़ के, यानी कि वो थोड़ी ऊंचाई पे फलते हैं, ठीक है। उनको अगर कोई फ्रूट देना है या फिर कुछ भी ग्रो करना है तो क्या करेंगे, पहले एक हाइट पे जाएंगे और उसके बाद वो ग्रो करते हैं। जैसे आपने ग्रेप्स को देखा होगा, ग्रेप्स हमेशा ऊपर लटके हुए मिलते हैं आपको, तो ग्रेप्स किसकी कैटेगरी में आते हैं, क्लाइंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। देखिए हर्ब्स की बात करें, प्लांट विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम, ठीक है, कमजोर होती है, आर शॉर्ट एंड मे नॉट हैव ब्रांचेस। सर्ब्स क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है, टेंडर स्टेम होती है, शॉर्ट होते हैं यानी कि छोटे छोटे होते हैं, उनके पास ब्रांचेस नहीं होते। ब्रांचेस मतलब शाखाएं। जैसे आपने पेड़ में देखे होंगे तो जब स्टेम जब ट्रंक में कन्वर्ट हो जाती है, ट्रंक से बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है, अलग अलग शाखाएं निकलती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रांचेस कहते हैं। जैसे आपने अगर प्रीवियस स्लाइड में देखा होगा तो ये जो ट्रंक है, ट्रंक के बाद जो ये स्टेम निकल रही है, यहाँ से हम कहें तो इसको हम क्या कहेंगे, ब्रांच कहेंगे, ठीक है, ये ब्रांच है। तो हर्ब्स के पास ब्रांच नहीं होती। श्रब्स की बात करें, श्रब विद स्टेम ब्रेकिंग आउट एट बेस, ठीक है, श्रब के पास क्या होता है, स्टेम होता है। स्टेम इज हार्ड, ठीक है, स्टेम हार्ड होता है बट ज्यादा मोटा नहीं होता, पतली सी स्टेम होती है, ठीक है, ज्यादा मजबूत नहीं होती बट कठोर होती है। ट्रीज की बात करें तो दे आर वेरी टॉल, जो पेड़ होते हैं बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, हैव अ हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम, ठीक है। जो ट्रीज होते हैं उनके पास बहुत ही मोटी स्टेम होती है, या फिर हम कहें बहुत ही मोटा ट्रंक होता है, ठीक है। द स्टेम इज ब्रांच, स्टेम के पास ब्रांच होती है इन अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से काफी ऊपर होता है, ठीक है। जो ट्रीज होता है उनके पास जो ब्रांचिंग होती है ग्राउंड से काफी ऊपर होती है। क्लाइंबर्स की बात करें तो क्लाइंबर्स प्लांट विच टेक सपोर्ट ऑन नेक्टोरिंग स्ट्रक्चर एंड क्लाइंब्स अप। ऐसे प्लांट जो कि आसपास का जो भी स्ट्रक्चर यानी कि उनके आसपास जो भी चीजें होती है उसका सपोर्ट लेके क्लाइंब करके ऊपर जाते हैं, उसके बाद वो ग्रो करते हैं, मतलब उसके बाद वो अपना फल देते हैं, ठीक है, जो आगे की प्रोसेस है क्लाइंबिंग के बाद देते हैं। क्रीपर्स की बात करें तो प्लांट विद वीक स्टेम, ऐसे प्लांट जिनके पास वीक स्टेम होती है और कैन नॉट स्टैंड अपराइट। अब ऐसे प्लांट भी होते हैं जो कि अपनी स्टेम, जिसके पास स्टेम तो होती है बट बहुत वीक होती है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, अपने आप मतलब खड़े नहीं हो सकते। जैसे प्लांट और जो ट्रीज हैं
और जैसे श्रब्स है वो आप खड़े हो जाते हैं, वैसे ही क्रीपर्स खड़े नहीं हो पाते। तो ये क्या करते हैं, पूरे ग्राउंड में फैल जाएंगे, ठीक है, पूरे ग्राउंड में फैल जाएंगे। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहेंगे, क्रीपर्स कहेंगे। इसके पास क्या कारण है इसके फैलने का, कि इसके पास होती है वीक स्टेम, ठीक है। सो ये हो गए 5 तरीके के हमारे प्लांट्स टाइप, ठीक है, आपने शायद पढ़े भी होंगे, ठीक है, तो आपको रिवाइज भी हो गया होगा। सो अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में, ठीक है। बेसिकली आपको पता है पार्ट्स, प्लांट्स में कितने पार्ट होते हैं। वैसे हम बात करें तो प्लांट को दो सिस्टम में डिवाइड किए गए, एक अंडरनीथ द सॉइल यानी कि सॉइल के नीचे वाला पार्ट और एक सॉइल के ऊपर वाला पार्ट। तो सॉइल के नीचे वाले पार्ट को हमने क्या कहा है, सॉइल के नीचे वाले पार्ट को कहा है रूट सिस्टम, और सॉइल के ऊपर वाले पार्ट को हमने क्या कहा है, शूट सिस्टम, ठीक है। तो आपको पता है कि जो सॉइल में क्या रहती है, यहाँ पे अगर ये सॉइल है तो सॉइल के नीचे क्या रहेगी, रूट्स रहेंगी, और रूट्स के ऊपर क्या रहेगा, स्टेम रहेगा, ठीक है, और स्टेम के ऊपर फिर लीव, ब्रांचेस और फ्रूट्स। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आएगी, शूट सिस्टम के आएगी, ठीक है। तो रूट सिस्टम में क्या आती है, खाली रूट्स आती है, और शूट सिस्टम में स्टेम, लीव्स, फ्लावर और फ्रूट्स, ये चारों चीजें किसके अंदर आएगी, शूट सिस्टम के अंदर, ठीक है। आई होप कि आपको रूट सिस्टम और शूट सिस्टम समझ में आया होगा। टर्म सिंपल टर्म है, जो सॉइल के नीचे वाला पार्ट है उसे हम शूट सिस्टम, सॉइल के ऊपर वाला पार्ट जो कि हमें दिखाई देता है वो शूट सिस्टम, उसके नीचे वाला रूट सिस्टम, ओके। अब एक एक करके इन 5 चीजों के बारे में पढ़ते हैं, रूट्स के बारे में, स्टेम के बारे में, लीव्स के बारे में, फ्लावर और फ्रूट्स के बारे में, ठीक है। आज का ये जो लेक्चर है पूरा बेसिक होने वाला है, तो हम इसे थोड़ा जल्दी भी कवर करने की कोशिश करेंगे, ओके। बात करते हैं रूट्स की, ठीक है। अब आपने कई तरीके की रूट्स देखी होंगी, ठीक है, लेकिन मोस्टली जो रूट्स है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड होती है, ठीक है, टैप रूट और फाइब्रस रूट। आपको रूट का जो बेसिक काम है वो पता है क्या, कि वो क्या करती है, जितने भी मिनरल्स और जो भी वाटर है वो जो सॉइल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, सॉइल में जो भी वाटर्स, मिनरल्स, जितनी भी चीज जिसको प्लांट की रिक्वायरमेंट है, जो प्लांट की रिक्वायरमेंट है वो जो रूट्स है वो कहाँ से एब्जॉर्ब करती है, सॉइल से एब्जॉर्ब करती है। क्यों, क्योंकि सॉइल में वाटर प्रेजेंट होता है, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर जो रूट्स है उसको ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है, तो ऑक्सीजन भी उसको मिल जाती है, ठीक है, सॉइल से। ध्यान रखिएगा, ये बच्चों को कंफ्यूज कर देता है कि सॉइल में ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, ठीक है, लेकिन सॉइल में जो छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, यानी कि मैं कहूँ कि जो ब्लैंक स्पेस बच जाते हैं, कैविटी स्पेस होते हैं, वहां पे थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, वही जो है रूट्स ग्रैब करती हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन के बहुत सारे सोर्स है, जैसे पूरा प्लांट ऑक्सीजन इंटेक करता है, लीव्स अलग करती हैं, ठीक है, तो वो एक अलग बात, लेकिन रूट भी ऑक्सीजन लेते हैं, ओके। तो इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरग्राउंड पार्ट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ये नहीं रहेगा तो प्लांट ग्रो ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। जब सीड ग्रो होता है तो एक उसका अपर पार्ट निकलता है और एक जिसे हम रेडियल कहते हैं, प्लूमेल कहते हैं। तो जो प्लूमेल होता है वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, रेडियल भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बट प्लूमेल डाउन पार्ट होता है, ठीक है, जो अंडरनीथ द ग्राउंड जाता है, अंडरग्राउंड पार्ट होता है जिससे रूट्स बनती है, ओके। बात करें रूट्स के टाइप की, सबसे बात इंपॉर्टेंट है टैप रूट और फाइब्रस रूट, क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है, डिफरेंस के अकॉर्डिंग। तो टैप रूट और फाइब्रस रूट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। टैप रूट्स किससे कहते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये गाजर है, ठीक है, गाजर है, कैरेट है, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो गाजर होता है वो क्या होता है, किसका पार्ट होता है, रूट होता है, ठीक है, रूट होती है, ठीक है, क्योंकि ये अंडरग्राउंड मिलता है, मतलब सॉइल के अंदर होता है। तो जो इसकी एक मेन स्टेम होती है, और इसके साइड में छोटे ये ऐसे क्या बोलते हैं, रूट्स निकली होती है। लेकिन इस मेन स्टेम, ऐसे प्लांट्स जिसके पास एक मेन स्टेम होती है, मेन रूट होती है, मेन रूट को हम क्या कहते हैं, उस प्लांट के पास उस रूट को क्या कहेंगे हम लोग, टैप रूट कहेंगे, ठीक है, टैप रूट कहेंगे। टैप रूट के अंदर जो टैप रूट से छोटी छोटी जो भी रूट्स निकलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लेटरल रूट, ठीक है, लेटरल रूट। ये आपको ध्यान रखना है, बाकी आपको टैप रूट याद रखना, मेनली टैप होती है और फाइब्रस होती है। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल में देख पाएंगे कि ये एक मेन रूट है, मेन रूट का मतलब ये क्या है, टैप रूट है, जिसमें से लेटरल रूट्स निकली हुई है, ओके। आई होप कि टैप रूट आपको समझ में आया होगा, जिसके पास एक मेन रूट होती है, मेन रूट प्रेजेंट, ठीक है। लेकिन वही बात करें फाइब्रस रूट की, तो फाइब्रस रूट में क्या होता है, जो उनकी मेन रूट होती है वो एब्सेंट होती है, यानी कि ऐसे प्लांट जिनके पास मेन रूट नहीं होती, सारी रूटें
स्टेम्स निकलती है। जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये ऐसे ऐसे स्टेम्स निकली हुई, इसमें आपको समझ नहीं पा रहे होंगे कि कौन सी मेन स्टेम है। वहीं आप टैप रूट में समझ पा रहे थे कि इसमें एक मेन स्टेम है। तो क्या डिफरेंस आ गया टैप रूट और फाइब्रस रूट में, कि टैप रूट में मेन रूट प्रेजेंट होती है, एक मेन रूट होती है, लेकिन फाइब्रस रूट में मेन रूट नहीं होती। ओके, तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है, इतना ही आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब बात करते हैं स्टेम के बारे में। ठीक है, देखो स्टेम जो होता है वो कौन सा पार्ट होता है, रूट्स के ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो स्टेम होता है। ओके, लेकिन स्टेम क्या होता है, अलग अलग कैटेगरी में, जैसे हार्ड हो जाता है, जब स्टेम बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाता है, टफ हो जाता है, ठीक है, तो वो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। जैसे मान लो आपने अगर श्रब में देखा तो श्रब में हमेशा स्टेम प्रेजेंट होती है, स्टेम बोलते हैं, उसके जो रूट्स के ऊपर वाला पार्ट है उसको स्टेम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हार्ड तो होता है बट उतना टफ नहीं होता। ठीक है, आप उसे चाहो तो तोड़ सकते हो, लेकिन क्या आप हाथों से पेड़ के तने को तोड़ सकते हैं, पेड़ के स्टेम को तोड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो बहुत टफ हो जाता है। तो उसी टफ पार्ट को हम क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं, TRUNK, ट्रंक कहते हैं। आप जब भी प्लांट में होता है, प्लांट में हम स्टेम ना टर्म यूज करके ट्रंक कहते हैं। ठीक है, स्टेम नहीं बोलते, हम उसे ट्रंक कहते हैं। ठीक है, बाकी स्टेम की कैटेगरी ही समझ सकते हैं, यानी कि स्टेम अगर टफ हो जाए तो उसे हम ट्रंक कहेंगे। ओके, द बार्क ऑफ द ट्रीज आर ब्राउन इन कलर एंड यंगर स्टेम्स आर इन ग्रीन। ठीक है, जब वो स्टेम यंग रहती है, यानी कि कहूँ जब यंग रहती है तो ग्रीन कलर की होती है। जब वो एडल्ट मतलब जब वो ग्रो हो जाती है, एडल्ट कहूँ या फिर जब वो ग्रो हो जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, जब वो ब्राउन कलर में हो जाती है तो वो क्या होती है, बहुत ही टफ हो जाती है। ठीक है, स्टेम कहाँ से अराइज होती है, प्लूमले से, जो कि वर्टिकली अपवर्ड जाती है टू द ग्राउंड विच बिकम द टफेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट कॉल्ड ट्रंक। जो स्टेम है कहाँ से अराइज होती है, प्लूमले से अराइज होती है, लेकिन जो रूट्स होती है वो किससे अराइज होती है, रेडियल से अराइज होती है। ठीक है, याद रखिएगा रेडियल से, वहां मैंने पिछली एक बार गड़बड़ कर दी है, एक चीज कंफ्यूज हो गया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जो रेडियल है वो रेडियल से क्या निकलती है, रूट्स निकलती है, और प्लूमले से क्या निकलती है, स्टेम्स। तो स्टेम जो प्लूमले से अराइज होती है तो वो क्या करती है, वर्टिकली अपवर्ड जाती है। ठीक है, विच बिकम द टफेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, जिसे हम ट्रंक कहते हैं। ठीक है, जो स्टेम से जो ऊपर जब प्लूमले से जब स्टेम अराइज होती है तो वो अपवर्ड जाती है, जिससे जब प्लांट जब ग्रो हो जाता है तो वो जब टफेस्ट पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। अब ट्रंक के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे हम हिंदी में छाल भी कहते हैं। ठीक है, तो उसी छाल को या कहें कि ट्रंक की कवरिंग को, जो आउटर थिक कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं बार्क। ठीक है, बार्क। ये पूरा ही आपको बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें सारी चीजें बेसिक ही हैं, आपको सिर्फ इनके टर्म्स याद रखने हैं। ओके, डेफिनेशन तो आपसे पूछेंगे नहीं। ओके, आपको बस याद रखना है कि क्या चीजें कैसी होती है। ओके, तो अब बात करते हैं एक और टर्म्स के बारे में, वास्कुलर टिश्यू। वास्कुलर टिश्यू के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली यहाँ पे। देखो प्लांट्स में ऐसा नहीं है कि, देखो प्लांट्स में जो पानी वाटर है, वाटर की सप्लाई हमेशा कहाँ से होती है, वाटर मिनरल की सप्लाई होती है हमेशा रूट से। ठीक है, अब जैसे ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन रूट्स भी लेती है, लीव्स भी लेती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई तो हो जाती है, बट अगर बात करें वाटर की सप्लाई, क्या लीव्स वाटर को वाटर एब्जॉर्ब करती है? नहीं। ठीक है, तो जो भी रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करती है वो लीव्स तक कैसे पहुंचेगा, तो उसको जो पहुंचाने का काम करते हैं वो वास्कुलर टिश्यू करते हैं। यानी कि अगर प्लांट्स के अंदर कोई भी मिनरल्स, कोई भी वाटर, कोई भी फूड अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है तो उसमें किसका हाथ होगा, वास्कुलर टिश्यू का हाथ होगा, वास्कुलर टिश्यू का हाथ होगा। ओके, वास्कुलर टिश्यू से क्या बनते हैं, वास्कुलर बंडल, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़े हुए हैं। देखो, स्टेम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द प्लांट टू लीव थ्रू द नैरो ट्यूब्स। नैरो ट्यूब्स को हम वेसल्स कहते हैं। ठीक है, तो वास्कुलर टिश्यू क्या बनाते हैं, वेसल्स बनाते हैं, जिसे हम वास्कुलर बंडल भी कहते हैं। ओके, तो इन्हीं वेसल्स के थ्रू क्या होता है, जो वाटर से मिनरल से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। वास्कुलर टिश्यू के बारे में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, जाइलम और फ्लोएम के बारे में, जिसमें हमने उनका डिफरेंस भी देखा है। ठीक है, जाइलम क्या होता है, हॉलो ट्यूब होता है, हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या करता है, वाटर से मिनरल्स ट्रांसफर करता है, यानी कि रूट से कहाँ पहुंचाता है वाटर एंड मिनरल्स को, लीव्स में। ठीक है, ये इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये वन डायरेक्शन में चलता है, यानी कि खाली रूट से लीव्स की तरफ जाएगा। ओके, लेकिन फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम दोनों डायरेक्शन में वर्क करता है। क्या करता है, फूड ट्रांसपोर्टिंग फूड को लीव से अदर पार्ट के प्लांट के अदर पार्ट में ट्रांसफर करता है। ओके, तो ये दोनों काम करता है। दोनों काम का मतलब है कि ये दोनों साइड मूव कर सकता है, बट जो है जाइलम है उसमें एक ही डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन मूवमेंट देखने को मिलता है, जो कि
कहाँ से होता है, रूट से होता है लीव्स की तरह। तो ये इसका मेजर डिफरेंस है। बाकी आप प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देंगे। बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है लीव्स। ठीक है, लीव्स के बारे में समझते हैं कि लीव्स क्या होती है। ठीक है, लीव्स का मतलब आपको पता है पत्तियां। ठीक है, अब पत्तियां जो है मेन पार्ट क्यों है प्लांट की, ठीक है, इस बारे में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कहें तो जो लीव्स का जो मेजर रोल है वो किस काम में है, इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड, खाना बनाने के लिए लीव्स का जो मेजर काम है वो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ फूड। ठीक है, जितने फोटोसिंथेसिस के बारे में आपने प्रीवियस क्लास में सुना होगा। फोटोसिंथेसिस क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे। वैसे आपको बता दूं एक लाइन में कि जो भी प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं उसे हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं, और जिस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्लांट जिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब प्लांट्स के पास क्या प्रेजेंट होता है, प्लांट्स के पास प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल तो वैसे तो ग्रीन कलर का पिगमेंट है। ठीक है, जो कि प्लांट्स की जो लीफ होती है उसको ग्रीन कलर देता है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। लीव्स में मेजर 3 मेन पार्ट होते हैं, पेटियोल, लीफ बेस और लेमिना। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला पार्ट जो आप देख पा रहे हैं इसे हम पेटियोल कहते हैं। ये है हमारा लीफ बेस, और ये जो आपको ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, जैसे आपने पत्तियां देखी होंगी तो आपको पत्तियां ऐसी ऐसी दिखती हैं। ठीक है, तो ये ब्लेड लाइक जो स्ट्रक्चर बना होता है इसे हम लीफ ब्लेड कहते हैं, या हम इसे लेमिना कहते हैं, लेमिना। ओके, तो ये इसके मेन पार्ट हैं, पेटियोल, लीफ बेस और लेमिना। आपको याद रखना है पेटियोल, लीफ बेस और लेमिना। अब इन लीव्स में आपको देख पा रहे होंगे कि लाइंस बनी होती है। ठीक है, ये लाइंस बनी होती है। ठीक है, इस लाइंस को हम क्या कहते हैं, वीन कहते हैं। इस लाइन को हम क्या कहेंगे, वीन कहेंगे। ओके, तो ये लाइन को क्या कह रहे हैं, वीन कह रहे हैं। ठीक है, सिंपल। अब तो यहाँ पे कई सारी आप यहाँ पे वीन देख पा रहे हो, लेकिन आपको एक थिक सी वीन आपको ये सेंटर में देखने को मिलेगी जो कि आगे की तरफ जा रही है। ठीक है, जो कि आगे की तरफ जा रही है, ये क्या है, ये वाली जो थिक वीन है इसे हम क्या कहते हैं, मिड रिप कहते हैं। ठीक है, मिड रिप कहते हैं। ओके, इसे हम मिड रिप कहते हैं। और जो वीन की वजह से जो डिजाइन बन गया है इसे हम क्या कहेंगे, लीफ विनेशन कहते हैं, लीफ विनेशन। ओके, तो आपको ये टर्म याद रखना। वीन किसे कहते हैं, जो प्लांट्स में ये जो लाइंस आपको देखने को मिली इसे वीन्स कहते हैं। मिड रिप कौन सी कहती है, जो सेंटर में मोटी सी वीन्स गई होती है उसे हम मिड रिप कहते हैं, और इसमें जो डिजाइन बनी होती है इस डिजाइन को हम लीफ विनेशन कहते हैं। अब हमें प्लांट्स में मेजरली 2 तरीके की लीफ विनेशन यानी कि 2 तरीके की वीन की डिजाइन देखने को मिलती है। कौन कौन सी, रेटिकुलेट विनेशन और पैरेलल विनेशन। अब रेटिकुलेट का मतलब भी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन आपको पैरेलल का मतलब तो समझ में आ रहा होगा। अब जैसे आप यहाँ पे बनाना जो लीफ है उसमें देख पा रहे होंगे कि इसमें जो वीन्स है वो किस तरीके से है, पैरेलल है। जैसे यहाँ से ऐसी निकली, फिर एक ऐसी निकली, फिर ऐसी निकली, ऐसी। ठीक, इस तरीके की प्रॉपर हमें वीन्स देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके की जो अगर इस तरीके का अगर बना हुआ है स्ट्रक्चर वीन्स में, ठीक है, वीन्स में अगर इस तरीके की डिजाइन है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे पैरेलल विनेशन। रेटिकुलेट विनेशन में क्या होता है कि एक लाइन यहाँ से, एक वीन यहाँ से गई तो एक वीन यहाँ से, यानी यहाँ से। ठीक है, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि कहाँ से वीन जाएगी। ओके, तो इसे हम कहते हैं रेटिकुलेट विनेशन। आपको बस इतना ही याद रखना है कि पैरेलल विनेशन में जो भी वीन्स होती है पैरेलल रहती है, और रेटिकुलेट विनेशन में जो लाइन्स है, वो जो वीन्स है वो पैरेलल नहीं होती। सो मुझे नहीं लगता है कि लीफ में अभी कोई डाउट है। इसके अलावा लीफ की जो मेन फंक्शन है प्लांट में उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगर बात करें तो लीफ में जो मेजर काम होता है वो होता है, मेजर जो वर्क परफॉर्म करता है उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे होंगे। पहले आपको बताया कि आज हम बेसिक करने वाले हैं, जिसके बारे में भी हम समझेंगे क्या होता है फोटोसिंथेसिस। देखो, जब भी ग्रीन लीव्स क्या करती हैं, जैसे जो प्लांट्स है वो खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस थ्रू, और फोटोसिंथेसिस करने के लिए उसे क्या क्या जरूरत होती है, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक पिगमेंट जो कि उसे प्लांट में प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट। ओके, तो इन्हीं चारों चीजों की हेल्प से जो लीव्स है वो क्या करती है, अपना जो फूड है प्रिपेयर करती है। ओके, और इसी प्रिपरेशन को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, यहाँ से वाटर जा रहा है। ठीक है, यहाँ से ये जो लीव्स है कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक कर रही है, सन से हमें सनलाइट देखने को मिल रही है। तो ये क्या कर रही है, प्रिपरेशन कर रही है, किसका, फूड का प्रिपरेशन कर रही है इन द। ठीक है, ये हो गया प्रिपरेशन।
यहीं आप देख पा रहे होंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ से इंटेक हो रही है, ठीक है। लीफ जो है कार्बन डाइऑक्साइड ले रही है और ऑक्सीजन को रिलीज कर रही है। ये भी किस प्रोसेस में आता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में आता है, जिसे हम रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ओके, जब प्लांट रेस्पायर करते हैं तो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक है। जब फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे तो वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन हमें वापस देते हैं, ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके हमें कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके हमें वापस दे देंगे। सो फोटोसिंथेसिस आपको समझ में आ जाया होगा। ट्रांसपीरेशन की बात करें, जैसे मान लो प्लांट्स के पास अगर आप जितना पानी गिरा दोगे वो सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब प्लांट को तो एक लिमिटेड अमाउंट में ही वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि प्लांट को जितना पानी दोगे उतना तेजी से करेगा, नहीं। प्लांट को जितनी रिक्वायरमेंट है उसको उतना ही पानी चाहिए। लेकिन क्या होता है, रूट्स जब बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है तो वो क्या, जब एब्जॉर्ब करेगी तो वो क्या करेगा, जाइलम यानी वैस्कुलर बंडल्स थ्रू क्या करेगा, उसे लीव्स में पहुंचा देगा। अब जब प्लांट जो है अगर वाटर को यूज कर रहा है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में और देखता है कि उसके पास वाटर बहुत ज्यादा हो चुका है, ठीक है, वाटर बहुत ज्यादा हो चुका है। प्रीवियस क्लास में जब हमने सेल में पढ़ा था, प्लांट सेल में, तो हमने देखा था कि जो लीव्स होती हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सो प्लांट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वैक्यूल, ठीक है, जो क्या करता है ऑस्मो रेगुलेशन करता है, यानी कि जो भी उसके पास जो एक्स्ट्रा जो वाटर होता है उसको वहां पे स्टोर करता है। लेकिन जब वाटर ज्यादा हो जाएगा तब क्या करेगा, तब जो वाटर्स होते हैं, जब इन्हीं लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, टीनी पोर्स होते हैं, जिसे हम स्टोमेटा और गार्ड सेल भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, जब ज्यादा पानी होगा तो वाटर को उस गार्ड सेल के थ्रू बाहर कर देंगे। ओके, तो रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट थ्रू टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ट्रांसपीरेशन। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा ट्रांसपीरेशन किसे कहते हैं। जब ज्यादा पानी हो जाएगा प्लांट्स के पास तो वो स्टोमेटा के थ्रू एक्सेस वाटर को निकाल देंगे, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। और ट्रांसपीरेशन में कौन हेल्प करेगा, सन, ठीक है। जब भी स्टोमेटा जो भी है अपना वाटर को बाहर निकालेगा, ठीक है, एक्सेस वाटर को जब रिमूव करेगा तो सनलाइट उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, बात करें रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन कुछ प्लांट्स में, मतलब कुछ टाइप के प्लांट्स है, जैसे ब्रायोफाइलम कैटेगरी होती है, ठीक है, ब्रायोफाइलम डिवीजन होता है, ठीक है। जब ब्रायोफाइलम डिवीजन के जो भी प्लांट्स होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, लीव्स के थ्रू होता है। इसलिए समटाइम्स जो लीव्स है वो भी रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। रिप्रोडक्शन में कौन हेल्प करता है, लीव्स भी रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, बट किस प्लांट में, ब्रायोफाइलम डिवीजन के जितने भी प्लांट है, ठीक है। ब्रायोफाइलम डिवीजन आपको पढ़ने को मिलेगा 5 के एकदम क्लासिफिकेशन सिस्टम में, जो कि आपको नेक्स्ट मतलब आपके हायर क्लासेस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है, ब्रायोफाइलम जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें जो भी रिप्रोडक्शन होता है वो किसकी मदद से होता है, लीव्स की मदद से होता है। ओके, बाकी इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। मेजर जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है फ्लावर के बेसिस पे। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो फ्लावर ही है, तो फ्लावर के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, फ्लावर, ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। ब्यूटीफुल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग कलर आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, और काफी सुंदर होते हैं, इसलिए हम ब्यूटीफुल कह रहे हैं। ओके, कलरफुल पार्ट है। अब इसका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, देखो ब्रायोफाइलम में तो हमें लीव्स से रिप्रोडक्शन हो जाएगा, क्योंकि ब्रायोफाइलम जो भी प्लांट्स होता है उसमें फ्लावर नहीं होता। ओके, तो फ्लावर्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर। आपको अगर टर्म ये याद नहीं भी हो रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपके लेवल पे नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जब आप हाई क्लासेस में जाओगे तो आपको ये टर्म सुनने को मिलेगा, तो आपको एंजियोस्पर्म के बारे में समझना होगा, ठीक है। एंजियोस्पर्म क्या होता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट उस प्लांट को कहते हैं जिसके पास क्या होता है, फ्लावर प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये फ्लावर है। अब फ्लावर के पार्ट्स के बारे में समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। फ्लावर के पार्ट्स के बारे में सबसे आप सेंटर में देख पा रहे हो कि ये एक छोटा सा ये पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, स्टिग्मा। इस डंडी को हम क्या कह रहे हैं, ये जो सेंटर में डंडी इसे हम कह रहे हैं स्टाइल, और ये सेंटर का जो सर्कुलर पार्ट है इसे हम क्या कह रहे हैं, ओव्यूल। और इन तीनों को मिला के क्या बनता है, इन तीनों को मिला के बनता है हमारा पिस्टिल। ओके, इन तीनों को मिला के हमारा क्या बन गया, पिस्टिल बन गया। अब बात करते हैं, ये जो आपको साइड से निकले हुए दिख रहे हैं, ठीक है, इस जो साइड से आपको निकले दिख रहे हैं और इसके साइड पे ये एक एंथर लगा हुआ है, ठीक है। इसे हम क्या कह रहे हैं, इसे हम कह रहे हैं एंथर। ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसे हम एंथर कह रहे हैं। और इसकी जो डंडी, इसे हम क्या कह रहे हैं, फिलामेंट, ठीक है। इस डंडी को हम क्या कह रहे हैं, फिलामेंट।
एंथर और फिलामेंट। और एंथर और फिलामेंट किसके पार्ट है? एंड्रोशियम या कहूं एंड्रोशियम या फिर स्टेमन के पार्ट है, एंथर और फिलामेंट। ठीक है, इसके अलावा पेटल्स हो गई। ठीक है, ये जो पत्ती है इन्हें पेटल्स कह देंगे। ठीक है, जो फूल की पत्ती है उसे पेटल्स कह देंगे। और ये जो नीचे यहाँ पे आपको ग्रीन कलर की लीव्स देखने को मिल रही है इसे हम क्या कहेंगे? सेपल्स कहेंगे। ठीक है, तो पेटल्स का एक और नाम कोरोला होता है और सेपल्स का एक और नाम क्या होता है? कैलेक्स होता है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कोरोला किसे कहते हैं, कैलेक्स किसे कहते हैं। एंड्रोशियम मेल पार्ट होता है। ठीक है, आपको रिप्रोडक्शन के लिए इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको रिप्रोडक्शन में इसको समझना होगा कि मेल पार्ट किसे कहते हैं। तो आपको पता ही नहीं कि स्टेमन मेल होता है कि पिस्टिल मेल होता है। और गायनोशियम कैसा पार्ट होता है? फीमेल पार्ट होता है। किसका? फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। ये कहूँ कि प्लांट का ही फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, गायनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ओके, तो आपको ये समझना है। ओके, तो इसका सिंपल सा यही है। आपको इसका फ्लावर का जो बेसिक है वो आपको पता होना चाहिए। क्या क्या पार्ट होते हैं सबसे पहले आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछा जा सकता है। ठीक है, आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे कि स्टिग्मा किसका पार्ट है, पिस्टिल का, स्टेमन का, सेपल, कोरोला का, कैलेक्स का। तो आपको बताना होगा कि जो स्टिग्मा है वो गायनोशियम या फिर पिस्टिल का पार्ट है। ओके, तो आपको क्या क्या याद रखना है? स्टिग्मा स्टाइल ओवेरिया ओव्यूल, एंथर फिलामेंट, ओके, पेटल्स और सेपल्स, ये इसके मेन पार्ट है। इसके अलावा बहुत सारे पार्ट होते हैं, थैलेमस, ठीक है, कैलेक्स, तो आपको पता ही चल गया है। सो आपको जो मेन पार्ट है वो आपको याद रखना है। क्या क्या नाम है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओव्यूल या फिर ओवेरी, एंथर, फिलामेंट, ठीक है, पेटल्स और सेपल्स, ये इसके मेन पार्ट हैं जो कि रिप्रोडक्शन में मेजर रोल प्ले करते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया फ्लावर। आपको सारे नाम याद रखने हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क भी है। ठीक है, अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो मतलब आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसका मतलब अगर आपको याद है तो। बात करें फ्रूट की, जो नेक्स्ट पार्ट है और हमारा लास्ट होगा मे बी प्लांट के पार्ट्स में, फ्रूट किसे कहते हैं? जब फ्लावर है, जब वो ग्रो कर जाता है उसमें क्या होता है, वो एक फ्लावरिंग प्लांट के अंदर ही क्या होता है, हमें फ्रूट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, फ्रूट कहाँ बनता है? फ्लावरिंग प्लांट से बनता है। ठीक है, फ्रूट उन्हीं प्लांट में बनेगा जिसके पास फ्लावर्स होंगे। ठीक है, मेन फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्मिक। तो जो भी फ्लावरिंग प्लांट है उसका मेन फीचर है क्या है? फ्रूट। ठीक है, फ्रूट हमें हर प्लांट में देखने को नहीं मिलता, आपको पता है ये चीजें। तो इट इज मैच्योर्ड ओवेरी दैट डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फ्रूट एक्चुअल में होता क्या है? देखिए, जब आप रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो ये ओव्यूल क्या होता है, जब ये ओव्यूल में रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, जब ओव्यूल में रिप्रोडक्शन होगा तो ये ग्रो हो जाएगा और डेवलप होने के बाद क्या, ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन होगा जिसके बाद वो डेवलप होगा। डेवलप होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो फ्रूट किससे बनता है? ओव्यूल से बनता है। ओके, इट इज अ मैच्योर्ड ओवेरी। अगर आप फ्रूट को अगर आप दूसरा नाम देना चाहे तो उसे हम क्या कहेंगे? मैच्योर्ड ओवेरी दैट डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जब डेवलप होता है उसे हम क्या कहते हैं? फ्रूट कहते हैं। ठीक है, किसको? मैच्योर्ड ओवेरी को। देखो, फर्टिलाइजेशन तो फ्लावरिंग प्लांट का, ठीक है, फीचर है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो उस केस में फ्रूट क्या होगा? उस केस में क्या होता है? तो जिसके पास, जिसमें मतलब जैसे प्लांट जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता उसे हम कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, और उस प्रोसेस को कहते हैं पार्थिनोकार्पिक। ऐसे प्लांट जिन प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती, ऐसे प्लांट जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पिक। तो कौन कौन से प्लांट है जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता? तो एग्जांपल में आपने याद रखिएगा, बनाना ऐसा प्लांट है। ठीक है, सीडलेस प्लांट होते हैं बनाना। ठीक है, बनाना में आपको पता है सीड नहीं होता, तो ये कैसा प्लांट हो जाएगा? पार्थिनोकार्पिक प्लांट हो जाएगा। ये इसका मेजर एग्जांपल है। ओके, आपको ये ध्यान रखना है। सो आई होप कि आपको फ्रूट के बारे में भी कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, और अगर कोई डाउट भी है तो आप पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं न्यूट्रिशन की। जैसे हमें खाने की जरूरत पड़ती है वैसे ही प्लांट्स को भी खाने की जरूरत पड़ती है, और वैसे भी प्लांट जो अपने लिए खाना बनाता है हम उसे ही खा लेते हैं अगर हम बात करें। सो न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं इस प्लांट में हमको समझना है। ओके, फर्स्ट ऑटोट्रॉप्स। अब ऑटोट्रॉप्स क्या होता है? ठीक है, ऑटोट्रॉप्स के बारे में समझते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। तो बात करें ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं। प्लांट्स है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी कि जो भी प्लांट, एक लाइन में समझा दूंगा, जो भी प्लांट अपना खाना खुद बनाएंगे उसे हम कहेंगे ऑटोट्रॉप्स या ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स।
जो प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं उसे हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं, ठीक है। ये अगर मैं प्लांट के अलावा भी बात करूं, अगर जो भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सकता है उसे ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, ओके। ऑटोट्रॉप्स का मतलब जो अपना खाना खुद बना सके, ठीक है। एनिमल्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स, क्यों? क्योंकि वो अपने प्लांट्स के लिए अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि हमें खाना कहाँ से मिलेगा? प्लांट से मिलेगा, तो हम क्या होगा? हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। हमारा न्यूट्रिशन का टाइप क्या हो जाएगा? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्यों? क्योंकि हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हमें क्या करना है? प्लांट से हमें जो भी फूड होगा प्लांट से मिलेगा। खाना बनाने का मतलब ये नहीं कि खाना कुक करना, खाना बनाने का मतलब जैसे आलू अपन खुद नहीं उगा सकते, ठीक है। आलू अपने हाथ में नहीं, कैसे उगेगा? आलू खुद से उगता है, क्यों? क्योंकि आलू एक क्या है? प्लांट है, ठीक है। तो आलू पे हमारा बस नहीं है, ठीक है। आलू का जो प्लांट है अपना खाना खुद बना रहा है, ठीक है। तो वो अलग बात हो गई। हम आलू को पका के खा रहे हैं वो एक अलग बात होगी, कुकिंग नहीं आएगी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है इस, ठीक है। तो ऐसे एनिमल जो कि अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड है, उसे हम क्या कहेंगे? हेटेरोट्रॉपिक प्लांट। जैसे हम आलू प्याज के लिए प्लांट पे डिपेंड है तो हम क्या होगा? हेटेरोट्रॉपिक हो गए। ऐसा तो नहीं है कि हम आलू खुद ही अपने शरीर में उगा पा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसलिए हम ऑटोट्रॉपिक नहीं है, इसलिए हम हेटेरोट्रॉपिक हैं। इसके अलावा बात करें सेप्रोट्रॉपिक, ठीक है। सेप्रोफाइटिक भी बोलते हैं, सेप्रोट्रॉपिक भी बोलते हैं, याद रखिएगा। सेप्रोफाइटिक और सेप्रोट्रॉपिक में कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डिकेइंग मटेरियल से अपना खाना ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, यानी कि ऑब्जर्व करते हैं। जैसे मान लो कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि सड़ी गली चीजों से खाना खा रहे हैं, ठीक है। सड़ी गली चीजों से खाना खाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना जो खाना है वो मरे हुए या फिर मरे गए चीजों से लेता है, उसे हम सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहेंगे। वैसे तो जनरली बैक्टीरिया ऐसा करते हैं, ओके। अब when organism lives together and share shelter and nutrition, उसने हम सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। सिम्बायोटिक क्या होता है? देखिए, सिम्बायोटिक का मतलब ऐसे दो ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए एक दूसरे पे डिपेंड है। जैसे मैं हूं और मेरा दोस्त हो गया, हम दोनों एक दूसरे के खाने पे डिपेंड हुए, यानी कि मैं उसको खाना खिला रहा हूँ, वो मुझे खाना खिला रहा है। तो इस तरीके के रिलेशन को या इस तरीके के न्यूट्रिशन को हम क्या कहेंगे? सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन या सिम्बायोटिक रिलेशन। ऐसा हमें कहाँ देखने को मिलता है? प्लांट्स की रूट में, ठीक है। जब देखो प्लांट्स की रूट को क्या होता है? नाइट्रोजन की जरूरत होती है, लेकिन प्लांट को नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? वो मिलता है राइजोबियम बैक्टीरिया से। अब राइजोबियम बैक्टीरिया तो प्लांट को जो होता है, नाइट्रोबैक्टर होते हैं, बहुत सारे नाइट्रोबैक्टर होते हैं जो रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन प्रोवाइड करवा देते हैं प्लांट्स को, और प्लांट क्या करता है? उन्हें फूड प्रोवाइड करवा देता है। तो ये क्या हो रहा है? एक रिलेशन बन रहा है, ठीक है। ये एक रिलेशन बन रहा है जैसे रूट्स में और नाइट्रोबैक्टर, यानी कि जो नाइट्रोजन देते हैं, नाइट्रोबैक्टर बोल सकते हैं, नाइट्रोजन देने वाले बैक्टीरिया, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है? रूट्स उन्हें क्या करता है? फूड प्रोवाइड कर देता है, और ये उन्हें क्या प्रोवाइड कर देता है? नाइट्रोजन, N2, ठीक है। तो ये हो गया। वैसे अलग अलग फॉर्म में भी प्रोवाइड कर सकते हैं, इसलिए हम नाइट्रोजन लिख देंगे। तो रूट्स नाइट्रोजन लेता है, फूड देता है, और नाइट्रोबैक्टर क्या करते हैं? नाइट्रोजन देके फूड ले लेते हैं। तो ये किस तरीके का रिलेशन हो गया? सिम्बायोटिक रिलेशन, जो कि हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा पैरासाइटिक प्लांट्स भी होते हैं, ठीक है। पैरासाइटिक प्लांट्स भी होते हैं। वैसे तो कोई इसकी स्पेसिफिक कैटेगरी कोई नहीं है, ठीक है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कितने तरीके होते हैं। अगर आपने यहाँ न्यूट्रिशन पढ़ लिया है तो ये प्लांट्स एनिमल दोनों जगह पे वैलिड है, ठीक है। ये हमें ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, सेप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक और ये पैरासाइटिक और इंसेक्टिवोरस दोनों के लिए वैलिड है। अगर मैं कहूँ न्यूट्रिशन प्लांट्स एंड एनिमल भी यहाँ पे ये टॉपिक होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओके। दोनों के लिए वैलिड है, तो आपको ये समझ सकते हैं। आप इसे हम दोबारा कवर नहीं करेंगे, नहीं तो ज़्यादा चीज़ें रिपीट होने लगेंगी। पैरासाइटिक किसे कहते हैं? पैरासाइट्स किसे कहते हैं? अगर एग्जाम्पल में समझाऊँ, अगर मैं एक शब्द में समझाऊँ तो मॉस्किटो पैरासाइटिक होते हैं, ठीक है। मॉस्किटो वो क्या करते हैं? हमारे शरीर को एज अ होस्ट की तरह यूज करते हैं, ठीक है। अपने जो भी है ऑफस्प्रिंग उसको ग्रो करते हैं, ठीक है, और हमसे ही खाना लेते हैं, ठीक है, और हमारे पास ही रहते हैं। यानी कि उन्हें एक होस्ट मिल जाता है। होस्टेज आप समझ रहे हैं? बंदी, जैसे आपने बहुत सारी मूवियों में देखा होगा कि लोग हाईजेक कर लेते हैं और होस्टेज बना लेते हैं। होस्टेज मतलब बंदी बना लेते हैं। वैसे ही ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करते हैं? किसी चीज पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, ठीक है, और उन्हें कोई फायदा नहीं प्रोवाइड करते, बस उन्हें नुकसान ही करते हैं, ठीक है। अपना फायदा देखते हैं, दूसरे का नुकसान। उससे प्लांट को उस तरीके जो न्यूट्रिशन लेता है कोई, उससे हम क्या कहेंगे? पैरासाइटिक। एग्जाम्पल में आपको मॉस्किटो याद रखना है।
जैसे इसमें एग्जांपल बात करें, सम प्लांट्स टेंड टू क्लाइंब, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि दूसरे प्लांट पे चढ़ जाते हैं और वहां से क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। उन प्लांट्स को हम क्या कहेंगे, पैरासाइटिक कहेंगे, ठीक है। उन प्लांट को क्या कहेंगे, पैरासाइट्स कहेंगे, ओके। क्या करते हैं, कुछ प्लांट दूसरे प्लांट पे चढ़ जाएंगे, ठीक है, दूसरे प्लांट से चढ़ जाएंगे और उनसे क्या करेंगे, अपना न्यूट्रिशन लेने चालू कर देंगे, ठीक है। आपने कहीं देखा होगा कि दो प्लांट आपस में मर्ज हो गए, तो उस केस में क्या होता है, जैसे आपने, अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर आप बगीचे में गए होंगे या फिर ऐसे एरिया में गए होंगे जहाँ बहुत सारे पेड़ है, तो आपने एक आध पेड़ तो ऐसा जरूर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्या होता है, दो जो पेड़ होते हैं उनकी जो ब्रांचेस होती है आपस में मर्ज हो जाती है और एक जो दूसरा प्लांट होता है वो रूट्स के बजाय कहाँ से न्यूट्रिशन लेना चालू कर देता है, दूसरे प्लांट की ब्रांचेस से, ठीक है। तो इस तरीके के जो भी न्यूट्रिशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, पैरासाइटिक। अब कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो इंसेक्ट भी खाते हैं, जिन्हें हम इंसेक्टिवोरस कहते हैं, बहुत ही फेमस है, ठीक है। फेमस का मतलब कि बहुत सारे बच्चे इसके बारे में बात भी करते रहते हैं। जब द प्लांट विच ड्राइव देयर न्यूट्रिशन बाय फीडिंग ऑन इंसेक्ट और अदर ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट जो कि इंसेक्ट या फिर कुछ अलग जानवर ऑर्गेनिज्म को खा के अपना जो भी है न्यूट्रिशन फुलफिल करते हैं, उसे हम इंसेक्टिवोरस कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। और उस तरीके के न्यूट्रिशन को हम इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन भी कहते हैं, ओके। तो आई होप कि ये जो न्यूट्रिशन वाला पार्ट है आपको समझ में आया होगा कि ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हेटरोट्रॉप्स जो कि अपने खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड करते हैं, सिम्बायोटिक जो एक दूसरे को फीड करते हैं, एक को खिलाते हैं, एक दूसरे को खिलाते हैं, ओके। और इसके अलावा सेप्रोफाइटिक या सेप्रोटाइपिक हो गया, सेप्रोट्रॉपिक हो गया। ऐसे न्यूट्रिशन के केस में जो डेड मटेरियल यानी कि जो मरी गली चीजों से खाते हैं उन्हें हम सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक जो कि एक जो प्लांट होता है दूसरे से अपना न्यूट्रिशन लेता है। लेकिन सिम्बायोटिक और पैरासाइटिक में क्या डिफरेंस है, सिम्बायोटिक में अगर कोई एक प्लांट दूसरे को फूड प्रोवाइड करता है, दूसरा उसको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करता है, ठीक है, अपोजिट में। लेकिन पैरासाइटिक सिर्फ नुकसान ही प्रोवाइड करता है, ठीक है, बस एक से न्यूट्रिशन लेता है। इंसेक्टिवोरस इंसेक्ट को खाते हैं और अदर ऑर्गेनिज्म को खा के क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। अब मेन बात आ गई रेस्पिरेशन की, ठीक है। अब रेस्पिरेशन क्या होता है, देखो, इन प्लांट ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। सो प्लांट क्या करते हैं, टेक करते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, यहाँ पे गलत लिखा है। जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और फिर क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमें देते हैं, ठीक है। अब देखो, हम कुछ बच्चों के मन में इतना भयंकर डाउट उठ रहा होगा कि हमने सुना है कि प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो यहाँ पे तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है प्लांट्स भी ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। अब आपको यहाँ पे समझना होगा फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तब जाके आपका ये जो डाउट है ये क्लियर हो पाएगा कि फोटोसिंथेसिस और जो रेस्पिरेशन है उसमें क्या डिफरेंस है, फोटोसिंथेसिस वर्सेस रेस्पिरेशन, ओके। तो चलिए इसका पहले डिफरेंस समझते हैं कि रेस्पिरेशन और जो है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या डिफरेंस है। फोटोसिंथेसिस, देखो, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो होता है फोटोसिंथेसिस में किसका प्रिपरेशन होता है, फूड का प्रिपरेशन होता है। प्रिपेयर देयर ओन फूड। बट प्लांट को भी एनर्जी चाहिए होती है। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमें क्या करना रहता है, सेल के फंक्शन के लिए एटीपी की जरूरत होती है। एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, जो कि हमें कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पढ़ा है। तो प्लांट्स को भी एटीपी की जरूरत होगी फंक्शनिंग के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है। सेल के फंक्शन के लिए किस चीज की जरूरत होगी, एटीपी की। और एटीपी का जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की प्लस ग्लूकोज की, ठीक है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके वजह से इसका फॉर्मेशन होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। रेस्पिरेशन जो होता है सभी पार्ट में होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन हम कहें कि क्या बोलते हैं, प्लांट्स के हर पार्ट यानी कि रूट्स हो गया, स्ट्रीम हो गया, या फिर हम कहूँ लीव्स भी हो गई, तो इन सभी पार्ट में रेस्पिरेशन होता है। बट अगर फोटोसिंथेसिस की बात करूँ तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, आपको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए किस चीज की जरूरत होती है, क्लोरोफिल की जरूरत होती है। और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लीफ के
लीफ में, ठीक है। और लीफ में भी किस पार्ट में, लीफ के जो सेल होते हैं उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो पिगमेंट है पाया जाता है। तो अगर हम इन द सेंस कहें कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो वो एक्चुअली होता है लीफ में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वहां पे। बट रेस्पिरेशन तो ओवरऑल हर जगह होता है। ऐसा तो है नहीं कि जो भी रूट्स है वो भी क्या बोलते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रही है, नहीं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए एक अलग ही बना रखा है कि लीफ है, लीफ के पास क्लोरोप्लास्ट है, तो वो फोटोसिंथेसिस करेगी। ओके, तो अब रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन में क्या करता है, जो प्लांट है वो ऑक्सीजन लेता है, ठीक है, ऑक्सीजन लेता है, साथ में ग्लूकोज, साथ में उसको किस चीज की जरूरत होती है, ग्लूकोज में। उसके बाद वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। इसके साथ सनलाइट भी चाहिए, क्योंकि रेस्पिरेशन में भी लाइट की जरूरत होती है। सनलाइट भी बोल सकते हैं, लाइट भी बोल सकते हैं, लाइट की जरूरत होती है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइट की प्रेजेंट में रेस्पायर करते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी के फॉर्म में। अगर आपने रेस्पिरेशन की इक्वेशन पढ़ी होगी तो आपको ये पता होगा कि जब ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगा लाइट की प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एटीपी का फॉर्मेशन होगा। और एटीपी किस चीज के लिए जरूरत होती है, सेल के फंक्शनिंग के लिए। किसी भी टाइप का अगर सेल होगा उसको अगर फंक्शन करना है, या फिर कहूँ कि और ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म करना है, यानी कि किसी चीज का फॉर्मेशन या किसी चीज का ब्रेकडाउन होना है, तो उसके लिए किसी जरूरत होती है एटीपी की। और एटीपी हमेशा रेस्पिरेशन के थ्रू बनता है, ना कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या बनता है, फूड बनता है, लेकिन रेस्पिरेशन के थ्रू क्या बनती है, एनर्जी बनती है, ठीक है, डायरेक्ट एनर्जी का फॉर्म होता है एटीपी। ओके, तो ये इसका मेजर रोल है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, लेते हैं। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और साथ में वाटर लेते हैं, कहां से, रूट से। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलता है हमें, स्टोमेटा से। स्टोमेटा में जो गार्ड सेल होते हैं ओपन करते हैं और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं। देखो स्टोमेटा का जो मेजर फंक्शन है वो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, गैसेस का आर पार जाना, और मेजर रोल होता है ट्रांसपिरेशन में, यानी कि पानी को, एक्सेस वाटर को बाहर निकालना। दो इसके मेन फंक्शन होते हैं स्टोमेटा के। तो एक फंक्शन ये भी है कि एक्सचेंज करता है किसको, गैसेस को, कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में किस चीज की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ओके, और इसके साथ साथ सनलाइट, सनलाइट के साथ साथ क्लोरोफिल की जरूरत होती है। तो ये हो जाती है हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। लेकिन अगर सेल रेस्पायर कर रहा है तो उसे किस चीज की जरूरत होती है, ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज की। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में किसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ, अगर मैं कलर चेंज करके आपको लिख दूं आपको याद रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। और इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, एटीपी। एटीपी किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ग्लूकोज फॉर्म होता है और रेस्पिरेशन की प्रोसेस में एटीपी फॉर्म होता है। अगर आपसे अगर कोई पूछे कि प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स के ऑक्सीजन लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, तो आप क्या कहेंगे आपसे कि जो प्लांट्स होता है अगर वो रेस्पायर कर रहा है तो वो क्या लेगा, ऑक्सीजन लेगा। और अगर वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रहा है तो उस टाइम पे वो क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो प्लांट जो होता है वो हर जगह से रिस्पायर करता है, अपनी लीफ से रिस्पायर करेगा, अपनी स्टेम से रिस्पायर करेगा, और यहाँ तक कि अपने रूट से भी रिस्पायर करेगा। क्यों, क्योंकि रूट्स में क्या होते हैं, देखो सॉइल में क्या होंगे, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन ग्रैब हो जाती है, ठीक है। तो वहां पे जब ऑक्सीजन ग्रैब हो जाती है तो वो ऑक्सीजन यूज करता है कौन, वो ऑक्सीजन रूट्स एब्जॉर्ब करती है अपने ग्रोथ के लिए, फिर कार्बन डाइऑक्साइड वापस कर दी। आपको पता है कि ऑक्सीजन लेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे रिलीज करेगी। आपको ये समझ में आ चुका है। लीफ क्या करती है, लीफ के पास जो होती है टीनी पोर्स होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, और स्टोमेटा में दो गार्ड सेल होते हैं जो कि हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के जो एक्सचेंज में। इसके अलावा क्या काम करता है, एक्सेस वाटर का रिमूवल भी करता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया है अभी। ओके, बात करें रूट सेल्स को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है एनर्जी को जनरेट करने के लिए, ठीक है, जो कि वो कहाँ से लेते हैं, एयर स्पेस से लेते हैं, पोर स्पेस में। जो ये छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं रूट्स में, इनसे वो अपना ऑक्सीजन लेते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें भी जनरेट होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो अपनी एनर्जी, जो रूट सेल्स होते हैं वो अपनी एनर्जी कहाँ से उनको एनर्जी फॉर्म करना है, तो उनको भी जैसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरे प्लांट को होती है वैसे रूट्स को भी होती है। तो वो भी एनर्जी का ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, रूट्स सॉइल से लेंगे, और जिसको कन्वर्ट कर देंगे वो किसमें, एटीपी फॉर्म में, जिसके बाद वो ग्रो करते हैं। तो आई होप कि जो ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो आपको समझ में आई होगी। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक खत्म करते हैं। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने जो आज टॉपिक पढ़े इसमें किसी भी तरह का आपको डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ओके, अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में। तो सबसे पहले जो आज का हमारा जो क्वेश्चन आने वाला है वो है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लीफ इन अ प्लांट। ठीक है, लीफ का जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या होगा।
टू एंकर द प्लांट, टू स्टोर वाटर, ठीक है, वाटर स्टोर करना, या फोटोसिंथेसिस करना, या मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। देखो मिनरल्स एब्जॉर्ब करना तो रूट्स का काम है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। स्टोर वाटर कौन करता है? वो करते हैं वैक्यूल्स, जो कि हर सेल में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो मेन काम होता है वो होता है फंक्शन क्या? फोटोसिंथेसिस करना। तो जो लीफ का जो मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस, तो ऑप्शन नंबर जो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच पार्ट ऑफ द प्लांट एंकर इट इज इन द सॉइल एंड ऑब्जर्व वाटर एंड न्यूट्रिशन। ऐसा कौन सा पार्ट है जो सॉइल में रहता है और वाटर और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है? तो क्या स्टेम सॉइल के अंदर में रहता है? ये तो गलत हो गया। फ्लावर भी स्टेम सॉइल में नहीं रहता, लीफ भी नहीं रहती, रूट्स रहते। तो ऑप्शन नंबर जो डी हमारा सॉइल देख के ही लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वो कौन सी प्रोसेस है जिसके थ्रू जो प्लांट है सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की वजह से क्या करता है? अपना खाना बनाता है। तो रेस्पिरेशन के थ्रू खाना बनता है? नहीं। एटीपी बनता है। ट्रांसपिरेशन के थ्रू बनता है? नहीं। जो एक्सेस वाटर होता है बाहर निकलता है। फोटोसिंथेसिस, या फोटोसिंथेसिस हमारा करेक्ट ऑप्शन है। जर्मिनेशन मतलब होता है ग्रो करना। तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द प्लांट। ऐसे कौन से प्लांट टिश्यू हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर एंड न्यूट्रिशन पूरे प्लांट में? तो ऐसे कौन कौन से प्लांट है? तो मतलब ऐसे कौन से टिश्यू है प्लांट टिश्यू? तो एपिडर्मल की वास्कुलर, ग्राउंड या मेरिस्टेमेटिक। तो आपको पता है वास्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम करते हैं, और जो किसके बने होते हैं? वेस्कुलर टिश्यू के बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा करेक्ट हो सकता है। हमने आज भी पढ़ा और इससे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ये पढ़ा हुआ है। व्हाट गैस डू प्लांट रिलीज इन टू द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। देखिए व्हाट गैस डू प्लांट रिलीज, एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस रिलीज करते हैं जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं? तो जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो रिलीज करते हैं ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। ठीक है, अगर यही काट के अगर मैं इसको रेस्पिरेशन कर दूंगा ना, अगर एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसेस अगर जो प्लांट रिलीज करता है अगर रेस्पिरेशन करता है तो वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फ्लावर इन अ प्लांट। जो फ्लावर है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? टू एंकर द प्लांट, ठीक है, कि टू प्रोड्यूस सीड, टू कंडक्ट फोटोसिंथेसिस या ऑब्जर्व वाटर। कुछ नहीं, इसका जो आंसर है फ्लावर का जो मेन काम, फ्लावरिंग प्लांट का जो मेन फीचर होता है वो होता है सीड को प्रोड्यूस करना। ठीक है, सीड कहाँ बनता है? फ्रूट में बनता है, फ्रूट के अंदर सीड होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो गया। कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं वैसे आप आंसर। which part of plant is responsible for supporting the plant in transporting water and nutrients from the root to the leaf। अब यहाँ पूछा गया है which part of the plant is responsible for supporting the plant and transporting water and nutrient from the root to the leaf। देखिए यहाँ पूछा गया रूट से लीफ में कौन लेके जाता है? क्या लीफ लेके जाती है? नहीं। फ्लावर तो नहीं हो सकता है। अब यहाँ रूट से लेके जाना है तो रूट तो लेके जाएगी नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो स्टेम जो होता है जो कि क्या करता है? सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर न्यूट्रिशन को रूट से लीफ में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट लूज वाटर थ्रू स्मॉल ओपनिंग ऑन द लीफ। किस प्रोसेस के थ्रू जो है जो वाटर वेपर से वो लॉस होता है? तो वाटर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का नाम है क्या? कि ट्रांसपिरेशन का नाम है, कि रेस्पिरेशन, की जर्मिनेशन? आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर फिर देखो फोटोसिंथेसिस में तो अपना खुद का खाना बनाएगा, ऑन फूड बना देता है। रेस्पिरेशन में वो अपना एटीपी फॉर्मेशन करेगा जिससे वो मेटाबॉलिज्म कर सकेगा। जर्मिनेशन में वो ग्रो करेगा। ठीक है, बचा क्या? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? एक्सेस जो वाटर होता है उसका रिमूवल होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा करेक्ट हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट लूज वाटर। अच्छी क्वेश्चन नंबर रिपीट हो गया, तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा करेक्ट हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, सेम। व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच सीड स्टार्ट टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। किस प्रोसेस के थ्रू जो है सीड स्टार्ट करता है ग्रो करना? ग्रोइंग की प्रोसेस को क्या फोटोसिंथेसिस कहते हैं? नहीं। ट्रांसपिरेशन कहते हैं? नहीं। रेस्पिरेशन कहते हैं? नहीं। जर्मिनेशन कहते हैं। ठीक है, जब सीड जब ग्रो करता है, जब प्लांट फॉर्मेशन प्लांट बनता है तो उसमें जर्मिनेशन होता है। ठीक है, जर्मिनेशन। ऑप्शन नंबर डी, जर्मिनेट का मतलब भी होता है ग्रो करना। ओके, सो आई होप कि आज का जो वीडियो लेक्चर है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जितने भी टॉपिक आज हमने पढ़े उसमें आपको किसी भी तरीके का डाउट नहीं होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता भी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 8770077431 पे। इसके अलावा जिन बच्चों ने भी हमारा जो है कोर्स ज्वाइन कर रखा है, ठीक है, तो उनको भी हम
जो भी नोट्स है प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आपको बस व्हाट्सएप पे हमें बताना है या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, ओके। अगर जिन बच्चों को हमारा और ज्वाइन भी करना है तो इस ज्वाइन बटन पे जाके मेंबरशिप ले सकते हैं, ठीक है। जिन्हें मेंबरशिप चाहिए, मेंबरशिप वाले स्टूडेंट को हम जो भी नोट्स है वो पर्सनली प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमारा कोर्स www.themissionddevelopmentacademy.graphy.com पे जाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हमने सारे लेक्चर्स और नोट्स वहां पे अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। और अगर आपको किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सो आई होप कि आज का जो वीडियो लेक्चर होगा आपको बहुत अच्छी तरीके समझ में आया होगा। इसमें हमने सैनिक स्कूल और सीएचएस और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल तीनों के टॉपिक कवर किए हैं, क्योंकि ये टॉपिक कॉमन है, इसलिए हमने इसको एक साथ कवर कर दिया है, ठीक है। आज के वीडियो में हमने जो टॉपिक था, जो हमारे चैप्टर का नाम था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल, वो स्टार्ट नहीं हो पाया, बेसिक में ही रह गए। हम इसे जल्दी स्टार्ट करेंगे, जल्दी हम जो भी बेसिक है उसे खत्म करने के बाद। सो आई होप कि जो आज का लेक्चर था आपको कंप्लीटली समझ में आएगा। अगर आपको डाउट है तो आप जरूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा हमें इस नंबर पे। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।